नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश के किसानों की हालत में कैसे सुधार हो, कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, इस बात को लेकर वक्त वक्त पर बहस होती रही। सरकारों की तरफ से किसानों की हालत में सुधार को लेकर योजनाएं भी बनती रही हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात नजर आता है। कभी सूखे की मार तो कभी सरकार की उदासीनता किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अपनी परेशानी से तंग आकर अब तक लाखों किसान मौत को गले लगा चुके हैं, जिसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि कमी आखिर कहां पर रह गई, क्यों किसानों की हालत में सुधार नहीं आ पाया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि जब तक किसानों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता, तब तक ना तो किसानों की हालत में सुधार होगा और ना ही देश की सेहत सुधरेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अन्न पैदा करना होगा और कृषि वैज्ञानिकों को इस पर गंभीरता से विचार भी करना होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये सब मुमकिन कैसे होगा, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए तैयार है। ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि मौजूदा हालात में देश के कई राज्यों में किसान सड़कों पर हैं। कहीं कर्ज माफी की मांग की जा रही है तो कहीं फसलों की उचित कीमत की। सरकारों पर दबाव जहां बढ़ा है वहीं किसानों को लेकर सियासत भी खूब की जा रही। सवाल है कि किसानों की स्थितियों में आखिर बदलाव होगा कैसे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए मूल मंत्र दिया है। ये योगी मंत्र है जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक एजेंडे में किसानों को शामिल नहीं किया जाता, ना तो किसान खुशहाल होगा और ना ही देश तरक्की कर पाएगा। प्रयास प्रारंभ हुआ किसानों की खुशहाली के लिए, क्योंकि किसानों की खुशहाली ही इस देश की सही मायने में खुशहाली है। देश के अंदर किसान जिस दिन राजनीति के एजेंडे का हिस्सा हो जाएगा, उस दिन इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वह कार्य हम लोगों ने देखा कि किस रूप में कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि देश के किसानों की हालत में आखिर सुधार कैसे हो, कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। इस बात को लेकर वक्त वक्त पर खूब बहस भी होती रही है। सरकारों की तरफ से किसानों की हालत में सुधार को लेकर योजनाएं भी खूब बनती रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही नजर आता है, यानी वही ढाक के तीन पात। कभी सूखे की मार तो कभी सरकार की उदासीनता किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती रही है। अगर सरकार के आंकड़ों पर यकीन करें तो सरकार के मुताबिक अपनी परेशानियों से तंग आकर अब तक लाखों किसान मौत को गले लगा चुके हैं आज़ादी के बाद से। जिसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठता है कि कमी आखिर कहां पर रह गई है, क्यों किसानों की हालत में सुधार नहीं आ पाया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुझाव दिया कि जब तक किसानों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता, तब तक ना तो किसानों की हालत में सुधार होगा और ना ही देश की हालत सुधरेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील भी की है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अब अन्न को पैदा करना होगा और कृषि वैज्ञानिकों को इस पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा। कौन है सब जुड़ गया। यहाँ योगी मंत्र के बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए तैयार है, क्योंकि मौजूदा हालात कुछ इस तरफ इशारा तो नहीं दे रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। हसीब सिद्दीकी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओंकारनाथ सिंह जी हैं, आप बतौर कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा जी चर्चा में शामिल हैं। और किसानों की तरफ से पक्ष रखेंगे वीएम सिंह जी, साथ ही पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में और आरएलडी नेता साहब सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत वीएम सिंह जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आप किसानों के हितों की बात करते हैं, आप किसानों की लड़ाई भी काफ़ी वक्त से लड़ते आ रहे हैं। मौजूदा जो परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं, उस पर अब जो योगी मंत्र ये सामने आया, इस मंत्र को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मंत्र है
आपने जो बताया है, जो मंत्र है, इस मंत्र का जवाब तो लोगों ने आज 2.5 महीने पहले दे दिया था। जब आपको वोट देकर आपको एक सिंहासन पे बिठाया है, अब आज आप हमसे क्या मांग रहे हो? आज तो देने की बात है ना। अगर किसान खुशहाल नहीं है, आज किसान दुखी है आज, तो आज पहली चीज किसान के पास है कि कर्जे से वो दबा हुआ है। आज 2.5 महीने हो गए आपकी सरकार को, ज्यादा हो गया। आपने जो है 4 अप्रैल को आपने कहा था कि कर्जा हम माफ कर रहे हैं। उस पे आपने क्या कहा? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसानों की बात कर रहे हो, कि किसानों के अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हो, किसानों के मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हो, किसानों को राजनीति से जोड़ने की बात कर रहे हो, तो पहले किसानों का भार तो उतारो। उस समय आपने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, अगर हम देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर सकते, किस पे करेंगे? रिजर्व बैंक के गवर्नर पे, जो किसानों से कहता है कि किसान के ऊपर जो है कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का 9 लाख माफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, 9 लाख करोड़ माफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने कहा माफ होगा। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि केवल लघु और सीमांत का माफ होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 लाख तक माफ होगा। उन्होंने कहा कि ब्लैंकेट सबका होगा, सबका साथ सबका विकास। चलो हम तो मान लें, आप लघु का कर दें, सीमांत का कर दें, 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं, 1-1 लाख का कर दें, क्योंकि 1 लाख से कम किसी का कर्जा नहीं है, तब भी 2,15,000 करोड़ होता है। आपका बजट क्या है? 36,359 करोड़। उनमें से 5,630 करोड़ आपका 7 लाख एनपीए का निकल गया, बचे 30,000। 30,000 में अगर 2,15,000 का आप करेंगे तो 12,000 13,000 की एवरेज आएगी एक आदमी की। नंबर 1। नंबर 2, आपने अब क्या कह दिया? आपने कह दिया है कि नहीं भाई, 31 मार्च 2016 से पहले जिनका पैसा था, जिन्होंने रिन्यू नहीं कराया, उनका माफ होगा। अब हकीकत यह है, जो खेती करता है उसके बाद उन्होंने 6 मई में, साल में सबने रिन्यू कराया है, क्योंकि अगली फसल लगानी थी। घर थोड़ा ना बैठेंगे। और जो डिफॉल्टर हैं, केवल आप उनका माफ करोगे। और सबसे बड़ा धोखा जो किसान के साथ हो रहा है आज, मोदी जी ने फरवरी में कहा कि माफ होगा, तो मार्च में लोगों ने रिन्यू नहीं किया। आज उनको नोटिस मिल रहे हैं कि तुम 3% ब्याज के बदले कोऑपरेटिव में 21-22% ब्याज दोगे, और बैंक का 4% के बदले 12% दोगे। तो आज योगी जी को चाहिए कम से कम, जो आपने कहा, जिस मुद्दे पे आप आए, पहले किसानों का थोड़ा भार कम करो, उसके बाद किसान को जोड़ने की बात करो। आगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे, बाकी प्राइसेस की बाद में बात करेंगे, किसान को एक अच्छी जिंदगी देने की बात करेंगे। पहले एक-एक कदम तो आगे लो। जो आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उसको ही तो कम से कम पूरा करो पहले। ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी, ये दोहरी नीति के आरोप लग रहे हैं, सरकार क्या दोहरी नीति अपना रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदरणीय बीएम सिंह जी जो बात कह रहे हैं, देखिए जो आंकड़े वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो किसानों पे काम करते हैं, तो मुझे उसके बारे में, उसकी तथ्यात्मकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परंतु 1 लाख जो फसली ऋण माफ किए गए हैं लघु सीमांत किसानों के, वो 83,000 किसानों के करीब माफ किए गए हैं। 36 जो जानकारियां सबके पास उपलब्ध हैं, और सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ जो वायदा किया था किसानों को, उसके पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आदरणीय योगी जी ने जो बात कही कि किसानों को किसान राजनीति का एजेंडा बनेंगे, तभी किसानों की और खुशहाली जब तक नहीं होगी, देश खुशहाली नहीं आ सकती। ये बात सभी कहते हैं। और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इसलिए आदरणीय योगी जी ने ये बात कही। नहीं तो कैसे शामिल होगा राजनीतिक एजेंडे में? किसान कैसे शामिल होगा? इस बात को लेकर रणनीति भी बनी होगी ना, तैयारी होगी आपकी? आप नहीं, हाँ बिल्कुल तैयारी है, और उस पे हम काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये पहली योगी जी की सरकार है कि गन्ना किसानों का रनिंग पेमेंट केन बेल्ट से है आदरणीय बीएम सिंह जी और आरएलडी के अपने साहब सिंह जी। आप इनसे पूछिएगा, अब तक 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है, और 3,000 करोड़ रुपया तो ब्याज। ये पहली सरकार है कि किसानों को ब्याज का 3,000 करोड़ रुपया करीब भुगतान कराया है, योगी जी की सरकार है।
अब तक ये जो सरकारें थी ये चीनी मिल मालिकों को ब्याज का भुगतान करती थी। ये पहली सरकार है कि अब तक 3,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के ब्याज का उनको भुगतान कराया गया। तो सरकार का जहां तक सवाल है, आप देखिए सिंचाई के साधनों के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए बुंदेलखंड में 3300 2,500 से ऊपर करीब 26-2700 तालाब लघु और मध्यम के तालाब खोदने के लिए सरकार ने 16-17 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 50% की सब्सिडी सरकार ने दिया है। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट है एनपीके हुआ और पोटास, इस पे भी जो सब्सिडी सरकार दे रही है किसानों के लिए, ताकि किसानों की यील्ड बढ़ सके, कृषि की यील्ड बढ़ सके, किसान सरसब्ज हो सके और उनकी समृद्धि बढ़ सके। आलू, ये पहली सरकार है कि आलू का इन्होंने निर्धारित किया, 487 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से निर्धारित किया। गेहूं की खरीद को ले लीजिए, पिछली सरकार थी कि अब तक कुल 7 लाख टन गेहूं खरीद हुआ था और ये 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीद अब तक हो चुकी है। तो किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रतिबद्धता है, माननीय प्रधानमंत्री, यानी आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे किसानों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव आया है? साहब सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, किसानों की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, सरकार जो किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है वो उसके प्रति निरंतर सरकार काम करके जो किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाने का जो वादा है उसकी तरफ आगे बढ़। हम सिर्फ मौजूदा सरकार पर निशाना नहीं साध रहे हैं, अभी 2.5 महीने 3 महीने का वक्त हो रहा है सरकार को, हम पिछली सरकारों की भी तुलना कर रहे हैं। यही नीतियां गिनाई जाती थी पिछली सरकारों में जो आज बात की जा रही है कि हम किसानों के लिए ये कदम उठा रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, ये योजनाएं ला रहे हैं, ये फायदा पहुंचा रहे हैं। तस्वीर बदलनी चाहिए, क्या तस्वीर बदलती नजर आई? देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है इस बात का किसान का, भारत जो है वो किसान प्रधान देश जो है पहले से माना जाता है, कहा जाता है कि भारत जो है किसान प्रधान देश है। देश जब आज़ाद हो रहा था और जब अंतरिम गवर्नमेंट देश में बनी थी तो सरकार में जो है राजे, रजवाड़े, महाराजा, नवाब, सेठ उस सरकार में शामिल हो गए थे और जो है अकेले जो उस समय एक अकेले जो है इस देश में एक नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों की लड़ाई लड़ी। और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में कोऑपरेटिव खेती जो है लागू करना चाहते थे, तो वो अकेले नेता थे जिन्होंने जो है उसका विरोध किया और वो प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में किसान की बात के लिए, किसान की बात कहने के लिए, किसान पे सोचने के लिए, किसान पे काम करने के लिए राजनीतिक दल को मजबूर किया और किसान की बात इस देश में चलने लगी। और आज भी जो स्थिति है, क्योंकि किसान जो है इस देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, इस देश के लिए अनाज पैदा करता है, दलहन तिलहन पैदा करता है, चीनी देता है, दूध देता है, सब कुछ जो है जो आदमी की जीविका के समान है वो सारा का आदमी जीने का जो है साधन आदमी जो है किसान के भरोसे किसान देता है सर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि किसान के बच्चे ही फौज में सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से देश सुरक्षित है। और हम लोग सब जो है यहाँ से जो है किसान के बच्चों की वजह से जो फौज में आज सीमा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं देश की, उन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान को के साथ हमेशा धोखा हुआ है, किसान को छड़ा गया है। जब भी कोई चुनाव आता है, राजनीतिक पार्टी किसान के हित की बात करती है, किसान को सुविधा देने की बात करती हैं और किसान का उत्थान करने की बात करती हैं, किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात करती हैं। लेकिन बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 70 साल जो है देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक इस देश में ना कोई किसान नीति है, ना कोई खाद्यान्न नीति है। और किसान जो है हमेशा जो है लुटता पिटता आ रहा है। जब किसान की फसल आती है, उसकी फसल का भाव बाजार में, उसका जो बेचता है कुछ भाव और होता है, जब वो बाजार में चली जाती भाव कुछ और होता है, पूंजीपतियों के यहाँ चली जाती कुछ और होता है, और जब उसे वही फसल जो किसान बेचता है उसे यदि वो खरीदनी पड़ती है तो 3 गुने दाम पे यदि अपनी जरूरत में से खरीदना पड़ता है, 3 गुने दाम पे उसे खरीदना पड़ता है। तो जहां तक सवाल है इस समय का, जब लोकसभा चुनाव होता है 2014 में, जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सारे देश में किसानों को एक सपना दिखाया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मेरे लिए वोट दो, मैं इस देश के किसान को
जो उसकी लागत आती है फसल पर, उस पर 1.5 गुना मुनाफा मैं देने का काम करूंगा। लेकिन जो है सवाल इस बात का है कि 3 साल जो है नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हो गए, मुनाफे की 1.5 गुना मुनाफे की बात तो अलग है, लेकिन किसान को उसकी जो फसल में लागत है वो भी पूर्ति किसान की आज नहीं हो पा रही है। और जो है उसी का नतीजा है कि आज जो है चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आज महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां लोग जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन के दौरान, यहाँ पुलिस की गोली से मारे गए हैं। तो किसान जो है, जो देश के किसान के बच्चे जो देश की रक्षा करते हैं, किसान जो देश का पेट भरता है, किसान जो आदमी के जीने का साधन है हिंदुस्तान के लोगों का, सबसे ज्यादा उपेक्षा, सबसे ज्यादा जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है। और जो है बात होती है, राजनीतिक पार्टी किसान के लिए बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन किसान को जो उसकी जो भरपाई के लिए, उसकी फसल के लिए, उसकी लागत के लिए, उसकी खुशहाली के लिए कोई सरकार इस देश में कुछ नहीं कर रही है। किसान आज भी अपने आप को उसी तरह का ठगा हुआ ठीक है। महसूस कर रहा है। ओंकार नाथ सिंह जी, कहां पर कमी रह जाती है? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान सरकार की, कि इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कृषि मंत्रालय को कायदे से चला सके, जो विजनरी हो। पहले की सरकारों में, जैसा अभी साहब सिंह ने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह थे, उसके अलावा विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता थे, गेंदा बाबू थे देवरिया के, राम सेवक सिंह बिहार के थे, जगजीवन राम थे, यशवंत राव चौहान थे, बलराम जाखड़ थे, हुड्डा हैं, आपके शरद पवार जी हैं। इन लोगों को कृषि के बारे में बहुत जानकारी है और ये लोग समय समय पर स्कीम बनाते रहे और किसानों की समस्याओं का समाधान भी होता रहा। इन्हीं लोगों से बातचीत करके पिछली बार आपको याद होगा 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने किसान का जो है वो कर्ज भी माफ़ किया था। तो ये इस तरह का जब तक मंत्रालय में कोई व्यक्ति इनके नहीं होगा तब तक इस तरह से हो नहीं पाएगा। अभी तक योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी की व्यथा बोल रही है, क्योंकि जो उनको कहा गया था कि भाई हम किसान का कर्ज माफ़ कर देंगे, वो इस विश्वास में थे कि उनको पैसा मिल जाएगा। केंद्र ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पैसा देने का मतलब कि सब जगह पैसा देना पड़ेगा। अब आप बताइए 36,000 करोड़ जैसा बीएन सिंह जी बता रहे हैं उनका बजट है, तो इसमें 70% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होती हैं, उसका पैसा होता है, जो 70% वो लगाते हैं, 30% स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो आप 30% में आपको सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी देनी है, सारी और चीज़ें देखनी है, हर विभाग का खर्चा देखना है, आप कहाँ से पैसा दे पाएंगे? अब वो प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से लोन लें, किस तरह से क्या करें, तब जा कुछ हो पाएगा। और नतीजा क्या होगा, ये 1 साल में दे नहीं पाएंगे, इनको एक साल में माफ़ करना पड़ेगा कुछ। तो जो किसान 1 लाख रुपया जिसका कर्ज माफ़ हो रहा है, 4 साल में उस पर ब्याज इतना चढ़ जाएगा कि वो तो बेचारा फिर वही ठगा हुआ रहेगा। तो इन सब चीज़ों को इस सरकार को देखना पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं देखेगी तो स्थिति भयावह हो रही। वो घबरा रहे हैं योगी जी कि अभी वहां पर हो रहा है, अब यूपी में भी हो जाएगा। तो इन सब चीजों को इनको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हंगामा हुआ, मान लीजिए राहुल जी वहां गए तो आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर कोई आदमी लेके आ रहा है मिलवाने के लिए, अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, सहारनपुर गए थे वो, उन दूसरी तरफ गए, वहां पर वो जो परिवार पीड़ित था वो आया, उनसे मिला, वो चले आए। तो वो गए थे सांत्वना देने के लिए। शरद यादव जी वहां गए थे समझाने के लिए। दिग्विजय सिंह जी गए, 10 साल लगातार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कमलनाथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि किसानों को लेकर राजनीति कांग्रेस कर रही है। भाई राजनीति नहीं कर रही है, ये हमेशा लोकतंत्र का तकाजा होता है कि अगर किसी से कोई नाराज है तो जाके उसको समझा बुझा के हिंसक होने से रोके। हर व्यक्ति यही करता है। हसीब सिद्दीकी साहब, अगर आप ये समझते हो कि कोई आदमी जाके उसको ठीक कर दे तो ये तो गलत बात होगी ना। क्या नियत देख रहे हैं, चाहे सरकारों की हो? हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आजादी के बाद से अब तक की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं आई, तमाम दावे किए गए और स्थितियां जो नजर आती हैं वैसी ही नजर आती हैं। किसान पहले भी बदहाल था, आज भी बदहाल है और दावे खूब बड़े बड़े। अक्षय जी, ऐसा है कि देखिए कोई भी घोषणा जो है बिना ब्लू प्रिंट तैयार किए हुए करना जो है, कभी कोई जो है लॉन्ग टर्म गेन नहीं होता। अब योगी जी जो आज कहा, जो आपने दिखाया, मैं नहीं समझ रहा हूँ उन्हें क्या बात कही है। राजनीतिक एजेंडे लाओ, कैसे लाओ, क्यों कर लाओ, ये उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। इससे पहले देखिए आप, जब आप बात करें पुरानी, आप ले लीजिए 1971 में इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कोई ब्लू प्रिंट नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? 71 में उन्होंने पाकिस्तान की से वार जीती, 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान का सरेंडर किया। उसके बावजूद 2 साल में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। इंदिरा जी जिन्हें हमारे अटल जी ने जो है पार्लियामेंट में दुर्गा कहा,
उनके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हो गया। अब देखिए आप 2014 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, जनता जो है वो उसमें आ गई, उसने वोट दिया। कैसे आएंगे, कोई ब्लूप्रिंट था इसका? क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे, अच्छे दिन कैसे आएंगे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि आंदोलन शुरू हो गए। अभी 2 साल 3 साल सरकार को उसके हुए और प्रदेशों की सरकारों को हुए, आंदोलन जो है वो शुरू हो गए। मेरा मानना ये, बिना किसी ब्लूप्रिंट तैयार किए एक किसानों के लिए, चाहे देश स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, जैसे और नीतियां होती हैं, लेबर नीति होती है, श्रम नीति होती है सरकार की, शिक्षा की नीति होती है, और नीतियां होती है, चिकित्सा की नीति होती है, वैसे किसानों के लिए एक स्थायी नीति जो है वो होना चाहिए। चुनाव से पहले जो है प्रीसेस में आपने कर्ज माफ कर दिया, आपने कुछ दे दिया उनको, आपने वोट ले लिए और उसको पूरा नहीं किया। तो इसका जो है कोई किसानों का इससे जो है भला होने नहीं जा रहा है। आपको एक जो है स्पष्ट नीति आपने कर्ज की बात की है रविदास मेहरोत्रा जी, क्या कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का हल है कि कर्ज माफी कर दी जाए, किसान खुशहाल हो जाएगा? देखिए अक्षय जी, कर्ज माफी किसान की पूरी समस्या का हल नहीं है। किसानों की समस्याओं के हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसान नीति बने, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई प्रांतों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई किसानों की पुलिस की लाठी से, पुलिस की गोली से मौत हो गई है। पूरा मध्य प्रदेश जो है वो जल रहा। कई प्रांत जो है वो किसानों में आंदोलन के कारण से वो आंदोलन हो रहे हैं। अब आज समस्या ये है कि एक तरफ ये कहा गया उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले कि सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। उस समय ये नहीं कहा गया कि लघु या 1 लाख रुपए माफ होगा। चुनाव से पहले कहा गया कि किसानों के सारे कर्जे माफ होंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि किसानों के सारे कर्जे माफ होने के बावजूद भी उसको उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, उसको सस्ते मूल्य पर बीज मिले, उसको सब्सिडी मिले, सब्सिडी पर उसको खाद मिले और उसके लिए डीजल के लिए सब्सिडी हो, ताकि उसके उपज का सामान जो है वो जब शहर में आए तो उसको उसका सही मूल्य मिले। आज स्थिति ये है कि जिनकी जमीन सड़कों पर है वो जमीन को बेच करके वहां बजाय खेती करने के वहां प्लाटिंग हो रही है। जमीन को बेच करके वो शहर में आ रहे हैं और शहरों में लगातार प्रांत के गांव के जो गांव हैं उनके किसान शहरों में आ रहे हैं। शहरों पर बोझ बढ़ रहा है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, तो आज स्थिति क्या है कि जाड़ शीत लहर में, लू में, बरसात में जो किसान खेती करता है उस किसान के घर में अनाज नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं, दूसरों को अन्न देने वाला रविदास मेहरोत्रा जी, किसान और किसानों के बच्चे आज भूखे नहीं हैं। ये दंश वो पिछले काफी वक्त से झेल रहे हैं। तो मैंने ये बात कही, आपने कहा कि किसानों की स्थिति सुधरे, इसको लेकर कोई ठोस पहल नजर नहीं आती है। आप लोगों ने भी 5 साल प्रदेश में राज किया, किसानों को लेकर क्या कुछ आप लोगों की नीतियां रही हैं, क्या रणनीतियां रही हैं? बीजेपी तो कह रही कि आप लोग बकाया का भुगतान तक नहीं करा पाए। अब नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने, अक्षय जी, हम लोगों ने किसान की सिंचाई पूरी मुफ्त करने का काम किया। केंद्र तो खोल नहीं पाए पूरे 5 साल, सिंचाई मुफ्त थी, तो बाकी चीजें क्या करते? सर ये मुफ्त की जो आदत लगती है ना, ये मुफ्त की आदत कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो जाती है आने वाले वक्त में। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। वीएम सिंह जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि साल आऊंगा। रविदास मेहरोत्रा जी, जी अक्षय जी, जी एक बात सुन लीजिए खाली। मैंने पहले आपसे कहा कि किसान की समस्याओं के लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किसान नीति बने और सारी सरकार। सर ये जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है, जनता आप लोगों को चुनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। वीएम सिंह जी, ये सवाल उठाता हुआ शोभा देता है कि किसान नीति आज तक नहीं बनी। आप विपक्ष में रहे तो विपक्ष के नाते आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की कि आप किसानों को लेकर एक बेहतर नीति बनाइए ताकि उनका भी उद्धार हो पाए?
वीएम सिंह जी। अक्षय जी मैं आपको बताऊं जरा, पहले तो मैं केवल आपका समय जो आपने पूछा है मैं वो बताऊंगा, पर हमारे भाई श्रीवास्तव जी ने जो बताया है मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा प्रदेश के लिए कि वो आंकड़े सही नहीं हैं और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं वो बातें। पहली चीज ये है कि जो आपने कहा राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो किसान, हमने तो आपको वोट दे दिया, आपको सिंहासन बिठाया, आप हमें गले लगाओ अब, वो बात अलग हो गई। अब पहली बात इन्होंने कही कि 1 लाख रुपया 83 लाख किसानों का माफ करने की बात करी है, 1 लाख तक का। किसी किसान का 1 लाख से कम नहीं है, मतलब 83,000 करोड़ हुआ। बजट तो बहुत दूर की बात है आपका एलोकेशन कहां से आ रहा है हमें मालूम नहीं, कहीं से आपने बताया नहीं कहां से कटेगा। आपको फाइनेंस तो हुआ था, बिल आपका पास हुआ था फरवरी में, और आज आपने जो आपका 7th पे कमीशन के पैसे भी आप दे रहे हैं सरकार को जी, जो सरकारी मुलाजिम है, तो आपका ये 83,000 करोड़ है नहीं, और 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं जी, सीमांत और लघु किसान, जिनके आपने बारे कहा है। तो आप केवल आंकड़ों में मत फंसाओ। आपने गन्ने की बात कही है, आपने कहा है कि रनिंग पेमेंट हो रहा है पहली बार इतिहास में। नहीं, 22,000 करोड़ मैंने कहा अब तक हो गया है। सुन लीजिए, मैंने ब्याज के लिए कहा कि ये पहला मैं सरकार है योगी जी की कि इसने 3,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान कराया। भाई साहब ऐसा है, मैंने कहा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस मंथ से अभी पहला पेमेंट हुआ है 2 करोड़ 18 लाख रुपए ब्याज का। 14 साल सुप्रीम कोर्ट लड़ने के बाद अगौता चीनी मिल का दिया गया है 2009 में, मलिकपुर ने दिया है, मोदीनगर ने दिया है। आपका 3,000 करोड़ से ऊपर किसानों का बकाया है, जो रविदास जी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन से किसानों का माफ कर दिया था, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कैबिनेट डिसीजन को। आज भी हम केंद्र कमिश्नर को मिलने आए हैं कि 3,000 करोड़ रुपए ब्याज का किसानों को दिलवाओ। आप माफी करो नहीं करो, हर घर में 2 एकड़ वाले पास 40-50 हजार रुपए आ जाएगा। तो आप जो है आंकड़े मुझे मत बताइए। और जहां 22,000 रुपए आप रनिंग पेमेंट की बात कर रहे हो, कोर्ट ने दिसंबर में कहा आपको 15% आपको ब्याज देना पड़ेगा, उस डर से, क्योंकि इनको 11% पे लोन मिलता है, इस डर से पेमेंट हुआ है। 70% किसानों को मिला है, और वो इनके सरकार आने से पहले ही मिल रहा है 14 दिन के अंदर। पर जो 30% ने नहीं दिया है, उस पे आप आज एक गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, माफ करिएगा। और जहां तक आपने बात कही है गेहूं की, आपने बात करी है धान की खरीद की, आपको मालूम है जो खरीद है, राजनाथ सिंह जी सीएम थे, हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 2000 में 9 नवंबर 2000 से आदेश कराया, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगाई, तब जाके 1505 कांटे 1605 कांटे खरीद के लगे थे। और पिछले साल आप जो बता रहे हैं इनने नहीं खरीदा है, कोर्ट ने 40 लाख मेट्रिक टन से 20 लाख मेट्रिक टन 40 लाख मेट्रिक टन किया, और वो खरीद हुई। हकीकत है तब भी और अब भी खरीद किसानों से नहीं होती है। सुन लीजिए, नहीं सिंह साहब, आप जो है आप किसान हैं, आप बाकी जगह इंक्वायरी कीजिए और जाइए लोगों के बीच में, नहीं, हरीश श्रीवास्तव जी, मत उलझाइए। हरीश श्रीवास्तव जी, 5,000 गेहूं खरीदी केंद्र है क्या प्रदेश में? अब तक किसानों से खरीद हो चुकी है, और पिछले साल आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने क्यों नहीं खरीद करवा ली? अरे भाई कहीं गन्ना गेहूं या तो धान के खरीद केंद्र नहीं थे, आपको कुछ मालूम नहीं। अरे ये खरीद 2000 से हो रही है। अरे खरीद हो रही, लेकिन कितनी खरीद हो रही थी और कितने केंद्र खुले थे, कितने केंद्र फंक्शनल थे? लीजिए ना, आपने खरीदा ना उनने खरीदा। खरीदता कौन है? बिचौलिया। वो खरीदता है, बिचौलिया उस पे खरीद रहा था, किसान से नहीं खरीदा। भाजपा सरकार में कोई बिचौलिया नहीं, केंद्र पे किसान ले जा रहा है और किसान का गेहूं बिक रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी ये बता दीजिए, 5,000 गेहूं खरीदी केंद्र का लक्ष्य रखा था, कितने गेहूं खरीदी केंद्र आज की डेट में हैं जो चल रहे हैं? अक्षय जी, आपका सम्मानित चैनल, आपके हर जगह रिपोर्टर हैं, आप पता करिए ना कि कितने सर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पास आंकड़े होंगे, आप आंकड़े दीजिए। बाकी असल हकीकत तो हम दिखाते ही है सर। हम तो बता रहे हैं आपसे कि सभी जगह गेहूं के खरीद केंद्र फंक्शनल हैं, सभी जनपदों में सभी केंद्रों पे गेहूं खरीदा जा रहा है, और तब 30 लाख टन अब तक खरीदा जा चुका है। और टोटल कितना होता है देश के अंदर? प्रदेश में होता है 220-230 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, 220-230 लाख मेट्रिक टन। ठीक है साहब सिंह जी, सुन लीजिए,
और कोर्ट का आदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, कोर्ट का आदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को सर हरीश श्रीवास्तव जी, सरकार का लक्ष्य जो भी हो, कोई लक्ष्य नहीं होगा, सब लेकिन लेना हमारा पड़ेगा आपको। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि किसानों की स्थिति में सुधार कैसे हो, सरकार उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं चला रही है। साहब सिंह जी, चिंता उस वक्त होती है अगर कुछ साल पहले चले जाएं, 1970 की बात करें, तब प्रति क्विंटल गेहूं 76 रुपए था, है ना। आज 2017 में 1630 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी 37 सालों में केवल 20 गुना वृद्धि किसानों की। और वहीं नौकरी पेशा की बात की जाए तो 37 सालों में तकरीबन 150 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे किसानों की हालत सुधरेगी? देखिए अजय जी, मैं तो ये बात पहले ही कह चुका हूँ। जहाँ तक जो है ये अच्छी बात है कि आप किसान के समस्याओं को लेकर, आप किसान की तरक्की कैसे हो, आप इस बात को लेकर जो है ये बहस करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। और मैं जो हमारे मित्र लोग हैं, बीएम सिंह जी हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की जो समस्याएं उनके वो ज्ञाता हैं। और हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो सरकार का पक्ष रखना उनकी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक सवाल इस बात का किसान का, तो किसान के लिए तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि किसान के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, जब ये चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर चुनावी सभाओं में ये कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश के किसानों का पूरा सभी तरह का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। तो ये घोषणा की गई थी, लेकिन आज 3 महीने लगभग सरकार को होने जा रहे हैं और आज तक 1 रुपया भी किसान का माफ नहीं हो पाया है। ये बात जरूर है, कैबिनेट में कुछ जो है बात रखी गई है, हम इतने तक का, इतने लोगों का ऐसा वैसा कर्जा माफ कर देंगे, कुछ बात कही गई है। लेकिन अभी तक एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसी की भी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक कोई कर्जा माफी का 1 रुपया किसी का कर्जा आज तक जो है माफ नहीं हुआ है। दूसरा सवाल इस बात का कि अभी बात हो रही गन्ने के भुगतान की बात हो रही है। गन्ने के भुगतान का जहां तक सवाल है कि गन्ने का भुगतान अभी तक जो है, जो उत्तर प्रदेश की शुगर मिलें 3000 करोड़ से ज्यादा बका है। बिल्कुल। और मैं जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं, मैं उस क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक वहां पे मलकपुर शुगर मिल है, उस मलकपुर शुगर मिल पे अकेली पे 320 करोड़ रुपए आज की तारीख में बकाया है। 320 करोड़ रुपए आज की तारीख में बकाया है। तो गन्ने के भुगतान का जहां तक सवाल है, तो गन्ने के भुगतान पे बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन गन्ने का भुगतान जो होना चाहिए था, गन्ने की भुगतान की वो स्थिति नहीं है। दूसरा इसके अलावा स्थिति है, गेहूं की बात हो रही है, साहब गेहूं में जो है सरकार ने खरीदारी की है, क्रय केंद्र खोले हैं। तो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो आयात के लिए जो गेहूं विदेशों से आता है, तो उस पे जो आयात शुल्क था वो केंद्र सरकार ने जो है खत्म कर दिया है, वो खत्म कर दिया आयात शुल्क। उसके अलावा जो दाल है, दाल और चीनी विदेशों से मंगाई जा रही है, जबकि हमारे पास जो है भरपूर उत्पादन है। और जो है सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, तो किसान के लिए जो है मदद देने का काम होना चाहिए। किसान की फसल कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, किसान की खुशहाली कैसे हो, तो सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें जो है वो जो है महंगाई घटाने के लिए और जो है बाहर से जो है सारी चीज मंगाने का काम करती हैं और यहाँ के किसान के साथ अन्याय होता है। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी जो है दाल आ रही है विदेशों से, चीनी आ रही है विदेशों से, अनाज का आयात शुल्क खत्म कर दिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब के सब जो है ये किसान के साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यदि किसान खुशहाल नहीं होगा, यदि किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यदि जो है किसान के परिवार की तरक्की नहीं होगी, तो ये देश जो है, मैं कहता हूं ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। जो सवाल आपका है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और देश में किस तरीके से उत्पादन बढ़े, खाद्यान्न का उत्पादन किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से पूर्ति हो लोगों की, तो मेरा ये मानना है हम सब लोगों को जो है इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। ओंकारनाथ सिंह जी, योगी जी ने, जी सर मैं आऊंगा आपके पास, जी मैं आऊंगा आपके पास। ओंकारनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही है कि अब किसानों को पैदावार पर और ज्यादा ध्यान देना होगा, यानी जिस तरह से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, अन्न की पैदावार भी उतनी होनी चाहिए। और कृषि वैज्ञानिकों से उन्होंने कहा है कि गंभीरता से आप लोगों को भी विचार करना होगा। लेकिन क्या हमारी सरकार ये बात तय कर पाई है अभी तक, या फिर उसके पास कोई ऐसा एजेंडा है कि कैसे खेती को और उपजाऊ बनाया जाए? क्योंकि तकरीबन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी खेती से वंचित है, जहां पर खेती नहीं हो पाती है।
देखिए अक्षय, मैंने ये कहा ना कि सरकार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी हो। अब अभी हरीश जी बता रहे थे कि पिछले साल गेहूं की खरीद बिल्कुल नहीं हुई थी। इनकी जानकारी के लिए बता दो कि पिछले साल 25 लाख टन लिया गया था। मैंने अब तक बताया था कि अब तक पिछले साल आज की डेट तक और पिछले सरकार में केवल 7 लाख टन हुआ था, 25 जबकि लाख टन वर्तमान हुआ था। सरकार में 30,68,000 टन का खरीद हो चुका है। बताओ, उसी पे आ रहा हूँ 30,68,000 टन आपने लिया। आपके मुख्यमंत्री ने वादा कितने का किया? 80 लाख टन का। क्या 80 लाख टन आप ले पाएंगे? आप तो क्या खरीद बंद थोड़े हो गई है? वो अब 10 दिन और चलेगी, खरीद जारी है, 10 दिन और चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो उसमें कितना आप ले लोगे? तो इसकी जानकारी आपको नहीं कि कितना आप ले सकते हो, क्या आपको करना है। अब आप देखिए, पूरे देश में दाल की खपत 240 लाख टन है। इस साल 230 लाख टन हमने पैदा किया और 54 लाख टन इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। अब बताइए ये बर्बादी करने की क्या जरूरत थी? और नतीजा क्या हुआ? हमारे दाल को पैसा ही नहीं मिल रहा है। हमारा जो किसान है वो परेशान है। तो ये सारी चीजों को इनको ध्यान देने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं ध्यान देंगे तब तक योगी जी कहें कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है हसीब सिद्दीकी साहब, खेती को लाभ का धंधा क्या इसी तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए अक्षय जी, जो मैंने बात पहले कही थी, ब्लू प्रिंट होना चाहिए जैसे होता है और क्षेत्रों में। अब इंदिरा जी ने जब हरित क्रांति की बात की, जब यहाँ पर ग्रीन मिशन आया देश में, उसके साथ उसका एक बैकअप था कि हमारी पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे, दाम गिरने से हमको रोकना होंगे। तब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया है कि गेहूं की खरीद जो है वो जो है की जाए, तो एक ब्लू प्रिंट था। अब आप तो कह रहे हो साहब कि ठीक है पैदावार बढ़ाओ, किसान अगर पैदावार बढ़ा दे, कैश क्रॉप जो है वो अपनी बढ़ा दे, या जो जनरल क्रॉप है वो बढ़ा दे, जिसके लिए वो लोन ले, बाजार से लोन ले, और बैंक से लोन लेके वो जो है बीज ले, खाद ले, पानी ले, पैदावार बढ़ा के यूज की। पैदावार का जब उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, पैदावार बढ़ा के वो क्या करेगा? सवाल ये है, वो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, नहीं तो करेगा ना कि उसने लोन ले लिया, पैदावार उसकी जो है बढ़ गई उसकी, लेकिन उसका जो है माल नहीं बिक रहा है। तो सवाल यही है जो मैंने पहले बार कहा उठाया था मैंने, कि पूरा एक ब्लू प्रिंट होना चाहिए। किसान पैदावार बढ़ाए, नारा हो गया। किसान जो है वो राजनीतिक उसमें शामिल किया जाए, एक नारा हो गया। कैसे हो? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, कैसे हो, क्या किया जाए? या इसको लेकर आपको लगता है कि स्थिति साफ नजर नहीं आती कि ये काम सब होंगे कैसे? बातें तो खूब की जाती है। रविदास मेहरोत्रा जी, नहीं यही सवाल है, मतलब जुमलेबाजी से काम नहीं होता। जो नीतियां मौजूदा केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, 3 साल का वक्त हो चुका है, जो मौजूदा नीतियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो चल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो सही दिशा पर चल रही हैं और उसका फायदा किसानों तक अगर अभी तक नहीं पहुंच रहा है तो आने वाले वक्त में वो फायदा पहुंच सकता है? देखिए अक्षय जी, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर काम हो तो किसानों को उसका लाभ मिल सकता है। पिछले 3 सालों में किसानों को उनकी उपज का जो वादा किया गया था कि 1.5 गुना मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब किसान से आप कहेंगे कि अधिक अन्न पैदा करिए, और अधिक अन्न पैदा करने के बाद उस पर कर्जा और चढ़ रहा है, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे अनाज और पैदा करेगा? उसके सामने मजबूरी है। इसलिए अगर किसान अधिक अन्न पैदा करे, ये अगर सरकारें चाहती हैं, तो उसके लिए उसको सब्सिडी मिले, सस्ती खाद मिले, सस्ती बिजली मिले, सस्ती डीजल मिले, और उसके साथ जो है उसका जो पूरा कर्जा है वो माफ हो। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, पूरा वहां सरकार बीजेपी की है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे जिलों में किसान आंदोलन कर रहा है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहा है, कई प्रांतों में किसान आंदोलन कर रहा है, और उसकी यही मांग है कि उसको उचित और लाभकारी मूल्य मिले, उसका कर्जा पूरा माफ हो। और अगर देश की उन्नति तभी संभव है, ये बात सही है कि अगर किसान खुशहाल होगा तभी व्यापार होगा, तभी उद्योग होगा, तभी कल जो कारखाना चलेंगे। इसलिए अगर देश को लेना प्रगति के रास्ते पर, तो उसके लिए आवश्यक है कि किसान की उन्नति हो, किसान का उत्थान हो, किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। सर, इसीलिए तो हम इस बहस को लेकर आए हैं कि ये सब होगा कैसे, किसानों को कैसे उनके उचित मूल्य मिलेगा, उनकी लागत का। इसके लिए मैंने आपसे कहा
कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अक्षय जी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसान नीति बने और कि उस किसान नीति में किसानों के हित के लिए सारी बातें हो और प्रदेश की सरकारें उसका पालन करें। आजादी के बाद से नहीं हुआ है और 3 साल सरकार बने केंद्र में हो गया है, ठीक है, लेकिन ठीक है। अभी तक जो है किसान की वीएम सिंह जी, नीति नहीं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने विरोधी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि जब कॉर्पोरेट जगत का कर्ज माफ करने की बात होती है तब सरकारों को इतना शायद सोचने विचारने का वक्त नहीं लगता है, लेकिन जब किसानों की कर्ज माफी की बात होती है तो पसीने छूट जाते हैं, तमाम तरह के तर्क रखे जाते हैं, तमाम दलीलें दी जाती हैं, और जबकि हकीकत यह है कि अब तक नीति स्पष्ट नहीं है कि किसानों को लेकर क्या आपके पास नीति है, कैसे किसानों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे किसान खुशहाल होगा क्या? देखिए पहली चीज तो है कि कर्ज माफी जो है एक रास्ता नहीं है, एक शुरुआत है कि जो हमारा ऋण, हमारा जो वजन है थोड़ा कम हो जाए। हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो है, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं नहीं मिल रहा। कोई जितने दावे कर ले, ना गेहूं में मिलता है ना धान में मिलता है, ना आलू का भी तय किया है। आलू का तय हुआ जब आलू खत्म हो गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं नहीं मिल रहा हमें। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% जो है नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, जिसमें स्वामीनाथन जी चेयरमैन थे, उसकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था अगर वो हो जाता है तो एक फर्क पड़ेगा। पर एक चीज जो बहुत मेन चीज है देश के अंदर, हम लोग आपदा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कभी ओलावृष्टि हो गई जी, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई। उसका रास्ता क्या है? कर्जा माफी। पर उसका रास्ता जो आज प्रधानमंत्री योजना, जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें आज पता नहीं कितना दम है। पर हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया है, कोर्ट का एक आदेश है जो लागू नहीं कर रहे, अब हम कोर्ट से लागू कराएंगे। वो क्या है कि जो आपने फसल लगाने के लिए आपने किसान क्रेडिट कार्ड से जो आपने ऋण लिया है, जितने % आपकी फसल बर्बाद हो उतना % वो ऋण खत्म हो जाए, क्योंकि आप उस पर प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस का। तो जिस दिन ये हो जाएगा, जितना आपका फसल नष्ट होगी उतना ही आपको, जब आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा तो किसान बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा, उसका कर्जा बढ़ेगा नहीं। तो यही जो चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम केवल तू मैं करते रहेंगे। एक सरकार कहेगी कि तुमने बेकार काम किया, हमने बढ़िया काम किया, वो दूसरी सरकार कहेगी तुमने बेकार किया, हमने बढ़िया काम किया। तो वीएम सिंह जी, जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसका कितना फायदा किसानों को आप देख पा रहे हैं, उसका कितना लाभ मिल सकता है? आप बताइए ना, आप बताइए। अभी ओलावृष्टि हुई है 3 महीने पहले, किसको मिल गया? आप बताइए ना, मुझे खुद बताइए। अब जैसे मैं श्रीवास्तव जी की बात करूंगा, आपके रिपोर्टर्स हैं, आप मुझे बताइए बिजनौर में, मैं बताऊं बिजनौर में ओलावृष्टि से पूरा गायब हो गया था, किसको मिला? हरीश श्रीवास्तव जी। पर आज मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, क्रेडिट कार्ड का अंदर जितना आपने ऋण लिया है, जितने % आपका नुकसान हुआ है, वो ऋण आधा 30% 40% जितना आपका नुकसान हुआ है वो माफ कर दिया जाएगा। तो तत्काल वो राहत मिलेगी किसान को। हरीश श्रीवास्तव जी, और ये कोर्ट का आदेश है जो मांग वीएम सिंह जी की तरफ से की जा रही है, एक ये और दूसरा ये, प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को ये सपना दिखाया था कि उनकी सरकार का मकसद है और वो चाहते हैं कि 2022 तक डबल इनकम वाला किसान हो जाए। 3 साल का वक्त हो चुका, 2 साल का समय बाकी है उसके बाद फिर 3 साल का वक्त और बाकी है। क्या तब तक आपको लग रहा है कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसान इतना खुशहाल हो जाएगा? फिलहाल जब नीतियां नहीं है सरकार के पास। नहीं अक्षय जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था और उस वादे पर आज भी हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जाना कि 5 साल के अंदर ही आय दुगनी हो जाएगी, उस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। और आदरणीय वीएम सिंह जी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसानों के आपदा से संबंधित जितने तरह के उनको फसल का नुकसान है, उस सब को कवर करती है। और जहां तक लाभ लेने की बात है, देखिए खरीफ की फसल में 34 लाख किसान और रबी की फसल में 36 लाख किसान, उत्तर प्रदेश की बात में आंकड़ा की बात कर रहा हूं।
वो लोग इस बीमा से कवर हुए थे। जो जागरूक किसान है, जो प्रीमियम देते हैं, जो उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको उस योजना का लाभ पूरा मिलता है। और जैसा कि बीएम सिंह जी कह रहे हैं कि जितना % नुकसान होता है उतना % कर्ज माफ हो जाए, तो मुझे लगता है कि अगर उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों को देखेंगे तो आदरणीय सिंह साहब को पूरा वो जो उनकी भावना वो उससे रिकवर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आपदा की बात है, वो प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना है, अद्भुत योजना है, और जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहता है उसको उसका पूरा लाभ मिलता है। दूसरी चीज, जो किसानों के उत्पाद की उसकी कीमत की बात है, ई मंडी की व्यवस्था भारत सरकार ने किया। ई मंडी से किसानों को जहां भी ई मंडियां, मुझे लगता है 250 मंडियां करीब ई मंडी में कवर हैं अभी तक, जहां उनको लाभकारी मूल्य मिल सकता है वहां वो अपने किसान उत्पाद को बेच सकती है। तीसरी चीज, जो बात आदरणीय ओंकार सिंह साहब कह रहे थे कि किसान कृषि का जानकार कृषि मंत्री नहीं है, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी जो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, किसान परिवार से हैं, बिहार से आते हैं, और ऐसा एक बेग आरोप लगाना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि किसानों को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना होगा? साहब सिंह जी हैं, अक्षय जी, तमाम सियासी दल हैं, अक्षय जी, मुझे उनमें तमाम बड़े नेता यही कहते हैं कि मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। राजनीति तो कर रहे हैं सर, किसानों के लिए कीजिए। अक्षय जी पूरी बात कहने दीजिए। देखिए, हसीब सिद्दीकी साहब की इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि किसानों के लिए जो बात है, किसानों के एजेंडे के लिए एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जब तक एक सम्यक नीति नहीं होगी तब तक ये अव्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन जो वैश्विक नीति है, ये जो किसानों की समस्या, चाहे उनके उत्पाद की कीमत को लेकर के हो और चाहे वो फर्टिलाइजर को लेकर के हो, बाकी चीजों को लेकर के हो, ये कहीं न कहीं जो आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इन सब चीजों से भी ये चीजें प्रभावित होती हैं। तो सरकार का जहां तक मंशा है, सरकार जिस बात को जो वादा किया था उसको पूरी तरह से उसके प्रति प्रतिबद्ध है। चले ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, अगर ये आय दोगुनी भी हो जाती है तो कितना फर्क पड़ता है? साहब सिंह जी, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, पहली बात ये, जिसमें देश के 17 राज्यों के किसानों की सालाना आय 20,000 रुपए बताई गई है, और इसे आप महीने में बांटते हैं तो किसानों की मासिक औसत आय 1,662 रुपए के करीब होती है। अगर 2022 तक ये दोगुनी भी हो जाती है तो तकरीबन 3,332 रुपए के आसपास ये आंकड़ा जाकर बैठता है। किसान हो जाएगा खुशहाल। साहब सिंह जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि जहां तक किसान की बात है, किसान से सारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। किसान जो काम करता है, उसके किसान जो फसल पैदा करता है, उस फसल से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उससे बाजार भी जुड़ा होता है, उससे व्यापारी भी जुड़ा होता है, उससे मजदूर भी जुड़ा होता है, उससे खेतिहर मजदूर भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो किसान से जो है बहुत सारे लोगों का काम चलता है। देश की अर्थव्यवस्था में जो है मेन किसान की वजह से चलती है। लेकिन मैं इस अफसोसजनक बात है कि देश के किसानों के कर्जे पे बात हो रही है। साहब, देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पा रहा, कितना होगा, कब होगा, कैसा होगा। तो ये देश में जो एक सवाल उठा कर्जा माफी का, मैं समझता हूँ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये क्यों उठा है? ये उठा इसलिए है कि यदि सरकारों ने किसानों के हित में काम किया होता, किसान नीति बनाई होती और खाद्यान्न नीति बनाई होती, तो किसान को यदि लाभकारी फसल का मूल्य मिलता है तो मैं समझता हूं कि किसान को कर्जा माफी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज जो ये किसान को हाथ फैलाना पड़ रहा है, किसान के लिए जो कर्जा माफी की बात उठ रही है, किसान ये जो आंदोलन हो रहे हैं, आज देखिए किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में किस तरीके से आंदोलन हो रहा है, किस तरह किसान आंदोलित है, पुलिस की गोली से वहां किसान मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मैं आज की अखबारों में पढ़ रहा था कि जयपुर में जो है लोगों ने लहसुन को लेकर मासिक आंदोलन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का किसान जो है आंदोलित मूड में है। तो मैं समझता हूँ सारे देश में ये फैलता जा रहा है। तो इसकी नौबत क्यों आई? किसान को कर्जे के लिए किसान आपने बात कही कि किसान आज हाथ फैलाने को मजबूर हो चुका है, लेकिन किसानों के साथ
ये हमेशा से ही रहा है। किसान हमेशा ही हाथ फैलाने पर मजबूर रहा है। रविदास मेहरोत्रा जी, क्या राजनीतिक दलों को, मैं तो अजय जी मैं आऊंगा सर आपके पास। रविदास मेहरोत्रा जी, मेरा सवाल बस इतना है, क्या राजनीतिक दलों ने वाकई में गंभीरता से किसानों के हित की बात कही है? और क्या जो स्थिति किसानों की आज की डेट में बनी हुई है, क्या विपक्षी पार्टियों को नैतिकता के आधार पर सवाल उठाने का हक है? क्या आप सामने वाले पर निशाना साध दें कि आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपके शासन का आपके पास कोई हिसाब नहीं है? अक्षय जी, किसानों के लिए उनकी समस्याओं के हल करने के लिए प्रयास तो हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। उसके लिए जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान नीति नहीं बनेगी, ठीक है, तब तक किसान का भला नहीं होगा। पहले ये तय हो जाए राष्ट्रीय स्तर पर ये किसान नीति है, और उस किसान नीति पर जब सरकारें काम करेंगी तब किसानों को लाभ होगा। ठीक है, यानी समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा जरूरी है कि एक नीति ऐसी बना दी जाए, उससे शायद भला हो जाए। वीएम सिंह जी, बड़े संक्षेप में आपसे मैं जानना भी चाहूंगा कि क्या सिर्फ नीति बना देने से हल निकल जाएगा? और दूसरा ये कि किसानों की हालत को लेकर जो अभी भी प्रयास है, तो सरकार उनसे स्थिति बेहतर होती। ठीक है रविदास जी, जब नीति बनेगी, ठीक है सर जी, जब किसान नीति बनेगी तो सरकारें उस पर काम करेंगी, और पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा तो वो है ही है। अक्षय भाई, अब आज जो है, ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, जो माफ करने की बात कही गई थी, ठीक है सर, ठीक है, आरसी कट रही है। किसान का जो कर्जा कि उन्होंने किस्त नहीं दी है, उस पर उसकी आरसी कट रही है। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, हो गया। जहां तक सवाल उठता है, देश के अंदर आज इतनी नीतियां आ गई हैं, देश में अगर कमी है तो नियत की कमी है केवल। क्योंकि हम जो कोर्ट में करते हैं सब नीति के कारण ही है। कानून बहुत हैं, नीति नहीं है। आज उसके कारण आप देख रहे हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी जो एमपी हैं जी, उनका आंदोलन था। मध्य प्रदेश में भी इनके संघ का आंदोलन था। और आज ही की न्यूज है कि नासिक में 8 तारीख आज है कि 12 तारीख में वहां पर पूरा महाराष्ट्र बंद होगा, 13 को रेल रोको होगा, और 16 में दिल्ली के अंदर सारे किसान नेता मिल रहे हैं कि भाई सरकार जब कुछ नहीं कर रही है, हम लोग मिलके अपने आप को इतना मजबूत करें कि सरकारों को मजबूर करें कि जो आपने वायदा किया उसको निभाओ कम से कम। हरीश श्रीवास्तव जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे किसानों से? देखिए अक्षय जी, किसानों के लिए हमारी सरकार ने और हमारे नेतृत्व ने जो वायदा किया है, हम उसको पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आदरणीय बीएम सिंह जी और साहब सिंह जी दोनों लोग बैठे हैं, किसान हैं और किसान बेल्ट से हैं। जो शिवराज सिंह जी की सरकार में मध्य प्रदेश में अगर किसानों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं शिवराज सिंह जी ने लागू की, जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ वहां उसकी इतनी बढ़ी और किसान संपन्न हुआ। अब फिर भी सड़कों पर कई बार किसानों के जो आंदोलन है या कोई भी आंदोलन है, उसको कुछ ऐसे लोग हवा दे देते हैं जिसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता है। अगर आप मध्य प्रदेश सिर्फ ये बात कह देने से कि विरोधियों की साजिश है, ये माकूल जवाब नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो चुनौती के साथ पूछता हूं कि शिवराज सिंह जी ने किसानों के हक में बहुत सारी योजनाएं लागू की, और उसी का परिणाम था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ। सर कहीं तो कमी होगी कि आज किसान सड़कों पर है। हसीब सिद्दीकी साहब, फाइनल कमेंट में आपसे 20 सेकंड का वक्त है। ठीक है सर, वीएम सिंह साहब, अब चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया। एक कमेंट फाइनल में हसीब सिद्दीकी साहब से जरूर लूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सियासतदान किसानों को लेकर सिर्फ सियासत करते रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज किसान इस हालत पर पहुंचने को मजबूर हुआ है। अगर इतना ही अच्छा सब कुछ रहा तो आखिर क्यों किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होते हैं, क्यों किसी के बहकावे में आ जाते हैं? अगर बीजेपी के आरोप को माने तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का तो ये काम ही है, इसको हम आरोप नहीं लगा सकते। जो पार्टी भी हो, विरोधी दल होंगे, वो सत्तारूढ़ पार्टी की कमजोरी का लाभ उठाएंगे। ये उनका अधिकार है। इस अधिकार से आप को वंचित नहीं कर सकते। ये कह देने से कि ये जो है अपोजिशन कर रहा है, ये कोई माकूल जवाब नहीं है। हम में सत्तारूढ़ पार्टी जहां जो भी है वो गलती करेगी, उसका लाभ उठाएगा जो भी अपोजिशन में होगा। इससे जो है बचने के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई नीति लाना पड़ेगी और अपने को सही करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा साहब सिंह जी, अब वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का
हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बड़ा हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि कृषि प्रधान देश जहां की 67% से ज्यादा आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, जो आज भी खेती पर निर्भर हो, उस अन्नदाता की हालत बद से बदहाल होती जा रही है। दावे खूब होते हैं, वादे खूब होते हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं होता। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।